अध्याय 61 पूर्वज एंसेस्टर। कमरे में लौटकर वांग लिन पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी दिव्य चेतना डिवाइन सेंस को फैलाया और कमरे के चारों ओर उसका एक निशान छोड़ दिया ताकि कोई भी अगर अपनी दिव्य चेतना से टोह लेने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए। इसके बाद उसने रहस्यमय मन का मिस्टेरियस बीड निकाला और सोचने लगा। लगभग 3 दिन पहले मनके पर बनी बादलों की सभी आकृतियां गायब हो गई थीं और उनकी जगह एक पत्ते की छवि आ गई थी। इस संबंध में सीतू नान ने बताया कि स्वर्ग विरोधी मनके हेवन डिफाइंग बीड में पर्याप्त जल तत्व वाटर एलिमेंट आ चुका है और अब उसे काष्ठ तत्व वुड एलिमेंट की आवश्यकता है। इसलिए उसने वांग लिन से कई बार आग्रह किया था कि वह हेंग युए संप्रदाय हेंग युए सेक्ट को छोड़कर काष्ठ तत्व वाली सामग्री ढूंढे और जल्दी से स्वर्ग विरोधी मनके को उससे भर दे। वांग लिन को अपनी वर्तमान शक्ति का अंदाजा हो गया था। वह इस समय क्यूई संघनन क्यूआई कॉन्डेंसेशन की 14वीं परत पर था। हालांकि उसे इस बात पर आश्चर्य था कि उसे किसी भी मंत्रोच्चार की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी और वह खेती कल्टीवेशन के माध्यम से इतनी दूर तक कैसे प्रगति कर गया। उसे संदेह था कि इसका कुछ लेना देना सीतू नान से है। मनके को पकड़े हुए वह स्वप्न लोक ड्रीम स्पेस में प्रवेश कर गया। ठीक जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था उसने जल्दी से मनके को दूर रख दिया। जैसे ही वह स्वप्न लोक में दाखिल हुआ सीतू नान ने असंतोष के साथ कहा, तुमने प्रतियोगिता में उन लोगों को पहले क्यों नहीं मार डाला? अगर मैं होता तो मैं सभी पुरुषों को मार डालता और सभी महिलाओं को पूरी तरह से चूस लेता, फिर उस कनखजूरे सेंटिपेड का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए करता। यह बहुत पौष्टिक होती। लेकिन तुमने जो एक काम किया वह मेरे स्वाद के अनुकूल था, वह था उस सुनदाजू को मारना। बुरा नहीं है, बिल्कुल मेरी जवानी जैसा। वांग लिन, तुम्हें याद रखना होगा कि खेती की दुनिया कल्टीवेशन वर्ल्ड एक क्रूर जगह है। बलवान कमजोर को खा जाता है। अगर तुम अपनी यह भोली सोच बनाए रखोगे तो मुझे डर है कि तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। वांग लिन ने काफी देर तक सोचा। वरिष्ठ सीनियर, क्या अगला कदम आधार निर्माण फाउंडेशन बिल्डिंग की तैयारी करना होना चाहिए? कनिष्ठ जूनियर को आधार निर्माण में प्रवेश करने के लिए कोई मंत्र नहीं आता। सीतू नान ने ताना मारा और कहा, मुझे मंत्र आता है, लेकिन आधार निर्माण चरण में प्रवेश करना खेती की दुनिया में सच्चा कदम है और यह बहुत मुश्किल है। तुम्हें सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद के लिए बंद दरवाजे की ट्रेनिंग क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग में जाने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढनी चाहिए। साथ ही तुम्हारे आध्यात्मिक झरने का पानी स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर और बर्फीला पानी स्नो वाटर अब पर्याप्त नहीं होंगे। जब तुम आधार निर्माण में प्रवेश करोगे तो तुम्हें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए बेहतर है कि तुम कुछ आध्यात्मिक ओस स्पिरिचुअल ड्यू तैयार कर लो। वांग लिन ने सिर हिलाया और कहा, ओस प्राप्त करना आसान है, बस इसमें बहुत समय लगता है। सीतू नान ने आह भरी और कहा, स्पिरिट मूवमेंट चरण स्पिरिट मूवमेंट स्टेज, जो कि क्यूई संघनन चरण भी है, शरीर को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना है। यह सब आधार निर्माण चरण के लिए नींव रख रहा था। अब तक तुम आधार निर्माण चरण में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 15वीं परत तक पहुंचने तक इंतजार करने की सलाह देता हूं। तुम्हारी प्रतिभा इतनी अच्छी नहीं है और भले ही मैं पिछले कुछ दशकों से तुम्हें अपनी मूलभूत शक्ति एसेंस का उपयोग करके मदद कर रहा हूं, आधार निर्माण चरण में प्रवेश करना स्वर्ग विरोधी कार्य हेवन डिफाइंग एक्ट है। अगर मेरा शरीर अभी भी मेरे पास होता तो मैं तुम्हें इसमें मुश्किल से मदद कर पाता, लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
इसके अलावा तुम्हारे हमले का तरीका बहुत सरल है। केवल एक तकनीक काम नहीं करेगी। लेकिन दुख की बात है कि मेरे पास जितनी भी तकनीकें हैं उनका उपयोग करने के लिए तुम्हें कम से कम आधार निर्माण चरण में होना जरूरी है। तुम्हें जल्दी से आधार निर्माण चरण तक पहुंचना चाहिए ताकि मैं तुम्हें पाताल उत्थान पद्धति अंडरवर्ल्ड असेंशन मेथड दे सकूं। वांग लिन चौंक गया और कहा, पाताल उत्थान पद्धति? सीतू नान ने गर्व से कहा, सही है, यहाँ तक कि मेरे घर एक छठे रैंक के देश रैंक 6 कंट्री में भी यह अभी भी एक उच्च गुणवत्ता वाली पद्धति है। दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत अधिक यिन तत्व यिन एलिमेंट वाली जगह की आवश्यकता होती है, अन्यथा खेती बहुत धीमी होगी। लेकिन यह जो ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा बनाती है वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। हुम्फर एक बार जब तुम इस पद्धति के शिखर पर पहुंच जाओगे तो तुम 7वें रैंक के देशों रैंक 7 कंट्रीज के विशेषज्ञों से भी लड़ सकते हो। यह तय हो गया। कल तुम इस छोटे से संप्रदाय के धर्मग्रंथ पुस्तकालय स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में जा सकते हो और देख सकते हो कि उनके पास क्या है। लेकिन एक बार जब तुम आधार निर्माण तक पहुंच जाओ तो तुम्हें पाताल उत्थान पद्धति का अभ्यास जरूर करना होगा। वांग लिन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। साथ ही वांग लिन, यह सबसे अच्छा होगा कि तुम स्वर्ग विरोधी मनके को अपनी होल्डिंग बैग ऑफ होल्डिंग में न रखो। इसे अपनी छाती के जितना हो सके उतना करीब रखो ताकि जब तुम स्वप्न लोक में न हो तब भी मैं तुमसे संवाद कर सकूं और तुम मेरे माध्यम से स्वप्न लोक में प्रवेश कर सको। जैसे जैसे सीतू नान बात करता रहा, समय धीरे धीरे बीतता गया। स्वप्न लोक में 2 दिन बिताने के बाद वांग लिन जाग गया। वह आलथी पालथी मारकर बैठ गया और मनके को अपनी छाती के पास रखा, फिर आध्यात्मिक तरल स्पिरिचुअल लिक्विड का एक घूंट लिया और पूरी रात चुपचाप खेती की। अगली सुबह वांग लिन ने दरवाजा खोला। उसका शरीर हवा में तैर गया और वह मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मुख्य हॉल के ऊपर हवा में पहुंचा, हुआंग लोंग बाहर निकला और वांग लिन को देखकर एक दयालु मुस्कान बिखेरी। उसके चेहरे पर मुस्कान कल की तुलना में बहुत अधिक गर्मजोशी भरी थी। उसने कहा, वांग लिन, मेरे साथ आओ। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीनें हिलाईं और हवा में कूद गया। वांग लिन तुरंत उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी देर बाद वे हेन युए पर्वत की एक उपचोटी देवदार चोटी पाइन पीक पर पहुंचे। जब वे उस क्षेत्र के ऊपर से गुजरे जहां कल प्रतियोगिता हुई थी तो हुआंग लोंग रुका नहीं बल्कि सीधा उसके पास से उड़ गया और देवदार चोटी के भीतर और गहराई में चला गया जब तक कि वह कुछ अजीब चट्टानों के सामने नहीं रुका और कहा, वांग लिन, यह हेन युए संप्रदाय में एक प्रतिबंधित जगह है। यह वह जगह है जहां कोर निर्माण कोर फॉर्मेशन के सच्चे बुजुर्ग और आधार निर्माण फाउंडेशन बिल्डिंग के बुजुर्ग खेती करते हैं। इसलिए अपनी दिव्य चेतना को लापरवाही से मत फैलाना वरना तुम उन्हें नाराज कर सकते हो। वांग लिन तुरंत सहमत हो गया। हुआंग लोंग ने एक गहरी सांस ली। उसने बैंगनी जेड पर्पल जेड का एक टुकड़ा निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई, हवा में अपना हाथ घुमाया और फुसफुसाया, खोल। जेड का टुकड़ा तेजी से चमकने लगा और उससे एक वृत्त फैलने लगा जिससे एक गोलाकार मार्ग बन गया जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए काफी चौड़ा था। हुआंग लोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और अंदर चला गया। वांग लिन थोड़ा झिझका और उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें धुंधला गईं। जब उसकी आंखें साफ हुईं, तो उसने कुछ पुरानी और ऊंची इमारतें देखीं। इमारतों से एक बहुत ही भारी आभा निकल रही थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह यहाँ सांस नहीं ले पा रहा है। इसी बीच 7 से 8 शक्तिशाली दिव्य चेतनाएं बाहर आईं और उसे स्कैन किया।
फिर एक धीमी और प्राचीन आवाज बाहर आई। तो तुम हो वांग लिन? बुरा नहीं है। वांग लिन सतर्क हो गया और सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य वांग लिन बुजुर्ग को प्रणाम करता है। और उसी समय सीतू नान की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, यह जगह इसे और भी अधिक वैसा दिखाती है जैसा एक छोटा संप्रदाय होना चाहिए। 2 कोर निर्माण और 10 आधार निर्माण के कृषक कल्टिवेटर्स बुरा नहीं है। वांग लोंग का भाव अचानक बदल गया और वह गुर्राया, क्या बुजुर्ग? यह पूर्वज एंसेस्टर हैं। वांग लिन दंग रह गया। आवाज फिर से आई, ठीक है। संप्रदाय के रीति रिवाज यहाँ बेकार हैं। वांग लिन, इस बार तुमने संप्रदाय के लिए एक महान कार्य किया है, इसलिए तुम इस धर्मग्रंथ पुस्तकालय में अपनी पसंद की कोई भी तकनीक चुन सकते हो। इस धर्मग्रंथ पुस्तकालय की तुलना आंगन वाले पुस्तकालय से नहीं की जा सकती। यह वह जगह है जहां हेंग युए संप्रदाय की असली तकनीकें रखी हुई हैं। इस पुस्तकालय के अंदर 10,000 से अधिक तकनीकें हैं। अगर तुम इस पुस्तकालय की तुलना झाओ देश, कंट्री ऑफ झाओ के अन्य सभी संप्रदायों से करो, तो किसी भी अन्य संप्रदाय के पास इतना बड़ा संग्रह नहीं है। तुम्हें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए और तुम्हें सही तकनीक चुननी होगी। वांग लोंग, तुम उसे अब वहां ले जा सकते हो। वांग लिन के दिमाग में सीतू नान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, महज कोर निर्माण पूर्वज के रूप में। जब मैं जवान था तो सभी कोर निर्माण कृषक मेरी चापलूसी करने की कोशिश करते थे और कुछ महिला कोर निर्माण कृषक तो मेरे साथ सोने की कोशिश में अपनी पैंट भी उतार देती थीं। वांग लिन का भाव सामान्य बना रहा, जैसे उसने सीतू नान की कोई बात सुनी ही न हो। वांग लोंग ने जल्दी और सम्मानपूर्वक जवाब दिया। उसने वांग लिन को इमारतों में से एक की ओर खींचा। इस इमारत से एक बहुत ही प्राचीन वातावरण निकल रहा था। यह एक पुराने पुस्तकालय जैसा दिखता था। अध्याय 62, आपदा, कैलामिटी। इमारत के बाहर वांग लोंग रुका और उसने वांग लिन के कान में फुसफुसाया, यह धर्मग्रंथ पुस्तकालय है। तुम अंदर जा सकते हो। पहली मंजिल पर मुख्य रूप से क्यूई संघनन, क्यूआई कॉन्डेंसेशन चरण की तकनीकें हैं। तुम वहां देख सकते हो, लेकिन अपना ध्यान दूसरी मंजिल पर केंद्रित करना, क्योंकि वहां आधार निर्माण, फाउंडेशन बिल्डिंग चरण की तकनीकें हैं। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वांग लिन थोड़ा घबराया हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। इस इमारत में 4 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर ढेर सारे हरे जेड, ग्रीन जेड के टुकड़े थे जो अलमारियों पर तैर रहे थे और हरी रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। सीतू नान ने मजाक उड़ाया, देखने की जरूरत नहीं है। वहां किस तरह की चीजें होंगी? ये सब निम्न गुणवत्ता वाली तकनीकें हैं। तब मैं इन्हें देखने की भी परवाह नहीं करता था। वांग लिन ने न तो दूसरी मंजिल पर जाने की जल्दी की और न ही सीतू नान की बातों पर ध्यान दिया। वह जेड के हर टुकड़े के पास गया और जांच की कि उनके अंदर कौन सी तकनीकें हैं। उसका हाथ भी मुद्राओं का निर्माण कर रहा था ताकि वह तकनीकों का परीक्षण कर सके। वांग लिन ने जेड का एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक, अग्नि ड्रैगन, टॉप क्वालिटी टेक्निक, फायर ड्रैगन। सीतू नान ने तुरंत कहा, बेकार उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक। यह स्पष्ट रूप से निम्न गुणवत्ता वाली अग्नि नियंत्रण तकनीक है। मेरी आत्मा अग्नि तकनीक, सोल फायर टेक्निक, एक वास्तविक उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक है। वांग लिन हतप्रभ रह गया। उसने उसे नीचे रखा और दूसरा उठाया। उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक, पृथ्वी पलायन, अर्थ एस्केप। कचरा, पूरा कचरा।
जहां से मैं आता हूं, यह तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी और वे इसे उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक कहने की हिम्मत करते हैं। मेरी 5 तत्व पलायन 5 एलिमेंट एस्केप एक वास्तविक उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक है। उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक पवन ब्लेड वाइंड ब्लेड। यह भी कचरा है। मैं हाउलिंग गेल जानता हूं। वह इससे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। 9 दिवसीय गड़गड़ाहट निर्माण 9 डे थंडर फॉर्मेशन। यह सब क्या बकवास है? यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक खराब गड़गड़ाहट तकनीक है। इसे इतना शक्तिशाली नाम क्यों दिया गया है? कचरा। अमर परिवर्तन इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन। यह कुछ हद तक दिलचस्प है, लेकिन फिर भी कचरा। मैं महान अमर परिवर्तन ग्रेटर इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन जानता हूं। वह इससे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सीतू नान ने एक करके हर तकनीक का मजाक उड़ाया, जिससे वांग लिन का माथा और ज्यादा सिकुड़ गया। आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर उतने जेड नहीं थे, बस हवा में तैरते हुए कुछ दर्जनों जेड थे। सीतू नान ने आलस्य से कहा, ये सभी निम्न गुणवत्ता के हैं। इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। वांग लिन अजीब तरह से मुस्कुराया और सोचा, आप छठे रैंक के खेती देश के एक वरिष्ठ हैं, जाहिर है इनमें से कोई भी तकनीक आपके लिए काफी अच्छी नहीं होगी। सीतू नान ने जोर दिया, वांग लिन तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाने के लिए कोई जगह ढूंढो और एक बार जब तुम आधार निर्माण तक पहुंच जाओ तो तुम इस छोटे से संप्रदाय को छोड़ सकते हो। पहले का प्रत्याशा वाला मूड सीतू नान द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, इसलिए वांग लिन भौहें सिकोड़ते हुए धर्मग्रंथ पुस्तकालय से बाहर निकल आया। जब हुआंग लोंग ने वांग लिन को बाहर निकलते देखा तो वह चकित रह गया और उसने पूछा, तुमने इतनी जल्दी चुन लिया? तुम्हें ध्यान से चुनना होगा। इस धर्मग्रंथ पुस्तकालय में झाओ के खेती देश की सबसे अच्छी तकनीकें हैं। अन्य लोगों के पास तो अंदर आने की योग्यता भी नहीं है। तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वांग लिन का भाव थोड़ा अजीब था। सीतू नान का मजाक और बुजुर्ग की तारीफ ने उसके दिल में एक बड़ा टकराव पैदा कर दिया था। उसने कहा, शिष्य ने पहले ही चुन लिया है। हुआंग लोंग ने भौहें चढ़ाई और वह पूछने ही वाला था कि उसने कौन सी तकनीक चुनी है, तभी अचानक पूरी देवदार चोटी हिलने लगी। मैं श्वान दाओ संप्रदाय एक्सयूएन दाओ सेक्ट का पूनंजी हूँ। हेंग यूए संप्रदाय के कनिष्ठों, जल्दी बाहर आओ और मेरा अभिवादन करो। हुआंग लोंग का भाव अचानक बदल गया। उसी पल आसपास की इमारतों से 10 से अधिक आकृतियां बाहर निकलीं। सामने की 2 आकृतियां सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य थीं। उन दोनों में से एक का रंग लाल था, जिसकी आंखें साफ और भेदी थीं। उसके बगल में एक वृद्ध महिला थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह बहुत उदास दिख रही थी। उसने हुआंग लोंग और वांग लिन को ठंडी नजरों से देखा, फिर चुपचाप आकाश की ओर देखा। उन दोनों के पीछे 10 बुजुर्ग थे, सभी के चेहरों पर कड़वाहट के भाव थे। सीतू नान ने गंभीरता से कहा, वांग लिन, बाहर एक शिशु आत्मा कृषक नैसेंट सोल कल्टीवेटर है। हेंग यूए संप्रदाय अब बड़ी मुसीबत में है। तुम्हें मौका ढूंढना चाहिए और भाग जाना चाहिए। मेरे यहाँ रहते हुए मैं अस्थायी रूप से ऐसा कर सकता हूँ कि वह तुम्हें महसूस न कर सके। हुम्फ, अगर मेरा शरीर होता तो मैं महज शिशु आत्मा से नहीं डरता। वांग लिन ने गहरी सांस ली। उसका भाव बहुत अशांत था। लाल चेहरे वाले बूढ़े ने जोर से कहा, वरिष्ठ पुनान, मुझे नहीं पता कि आप मेरे हेंग यूए संप्रदाय में क्यों आए हैं। कृपया हमें बताएं।
हवा में एक लंबी आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा बहुत गरिमामय था और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर यह 500 साल पहले होता तो मैं हेंगयुए संप्रदाय के रक्षा गठन डिफेंस फॉर्मेशन से डर जाता, लेकिन अब इसे देखकर यह तो बस ऐसा ही है। इस गठन को तोड़ने के बाद मैं तुम कनिष्ठों से बात करूंगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और एक छोटा काले रंग का पहाड़ दिखाई दिया। यह छोटा पहाड़ हिलने लगा और हवा पैदा हुई, जिससे जल्द ही एक विशाल बवंडर जायंट टोर्नेडो बन गया। उसके दोनों हाथों ने एक मुद्रा बनाई और उसके मुंह से कुछ बहुत जटिल शब्द निकले। विशाल पहाड़ जमीन की ओर टकराया। देवदार चोटी और हेंगयुए चोटी के बीच एक रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी। रोशनी की स्क्रीन ने एक अवतल कटोरा कॉन्केव बॉल बनाया और हेंगयुए संप्रदाय के लिए प्रहार को रोक दिया। 500 साल पहले के एक महान संप्रदाय से कम नहीं। इस रक्षात्मक गठन के पीछे कुछ उन्नत तकनीकें होंगी। यह प्रभाव की शक्ति को चारों ओर फैला सकता है, लेकिन मुझे देखना होगा कि बिना शिशु आत्मा के इसे बनाए रखने के लिए यह मेरे कितने हमलों को झेल सकता है। पुनांजी ने एक ठंडी मुस्कान दी, उसका हाथ तेजी से हिला और एक और विशाल बवंडर बनाया और फिर से नीचे मारा। लाल चेहरे वाले आदमी का भाव पीला पड़ गया। उसने अपने सामने हवा में हाथ फेरा और एक दरार रिफ्ट पैदा की। वह तेजी से दरार में चला गया और उसके पीछे के लोग भी उसका अनुसरण करने लगे। वांग लोंग ने जल्दी से फुसफुसाया, वांग लिन, नजदीक से पीछा करो। इतना कहकर उसका शरीर एक तीर की तरह तेजी से भागा और दरार में चला गया। वांग लिन ने एक कदम उठाया और उनके पीछे पीछे चला गया। उसी क्षण बवंडर फिर से नीचे गिरा। जब बवंडर रोशनी की स्क्रीन से टकराया तो एक गरजती हुई दहाड़ सुनाई दी। रोशनी की स्क्रीन से इंद्रधनुषी रंग की रोशनी चमकी, जो मुश्किल से टिकी हुई थी। वांग लिन दरार में प्रवेश किया। दरार से बाहर निकलने के बाद वह फिर से देवदार चोटी के मंच पर दिखाई दिया। इस समय लाल चेहरे वाला आदमी और वृद्ध महिला 8 सफेद जेड स्तंभों में से एक के ऊपर बैठे थे। उनके हाथ कई अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे, जबकि वे कुछ जटिल मंत्रों का जाप कर रहे थे। अन्य 6 सफेद जेड स्तंभों पर 6 अन्य आधार निर्माण बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से हर एक का चेहरा कड़वा और अशांत था। वृद्ध महिला ने कहा, वांग लोंग, जल्दी करो, सभी आंतरिक शिष्यों को यहाँ इकट्ठा करो। मेरे हेंगयुए संप्रदाय को जिस सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा वह यही है। इतना कहकर उसने सफेद स्तंभ में कोर ऊर्जा, कोर एनर्जी का एक घूंट थूक दिया। वांग लोंग का शरीर हिल गया। एक शब्द भी कहे बिना वह हेंगयुए चोटी पर वापस जाने वाले पुल की ओर भागा। हुंफ! यह 2 हमलों को झेलने में कामयाब रहा। मेरे इस तीसरे हमले पर टूट जाओ, पुनांजी ने एक ठंडी आह भरी। उसने छोटे पहाड़ में शिशु आत्मा ऊर्जा, नैसेंट सोल एनर्जी का एक घूंट थूका और वह अपने आकार का 10 गुना बढ़ गया, जिससे देवदार चोटी के ऊपर का आसमान ढक गया। एक धमाके के साथ सफेद जेड स्तंभों में से एक टूट गया और सफेद स्तंभ के ऊपर बैठा आधार निर्माण बुजुर्ग अपने छिद्रों से खून बहते हुए जमीन पर गिर गया। आगे क्या होता है? क्या वांग लिन हुआंग लोंग के साथ आंतरिक शिष्यों को इकट्ठा करने जाएगा या वह शिशु आत्मा कृषक नैसेंट सोल कल्टिवेटर पुनांजी से छिपने की कोशिश करेगा? अध्याय 63 शक्तिशाली पावरफुल। मेरे लिए टूट जा। टूट टूट। पुनांजी का चेहरा गंभीर हो गया। उसके हाथ लगातार घूम रहे थे, जैसे विशाल बवंडर पहाड़ से टकरा रहा था। आसपास के कस्बों और गांवों के सभी लोग बाहर जाने से बहुत डर रहे थे, इसलिए वे अपने घरों में छिप गए।
अधिक साहसी लोगों ने अपनी खिड़कियों से बाहर झांका और देखा कि एक विशाल पहाड़ हवा में तैर रहा है, जो लगातार नीचे पटक रहा है। एक और सफेद जेड टूट गया और एक और आधार निर्माण फाउंडेशन बिल्डिंग बुजुर्ग ने खून का एक घूंट खांस दिया और नीचे गिर गया। पुनांजी ने एक बैंगनी लौकी पर्पल गोर्ड निकाली। उसके हाथ ने एक मुद्रा बनाई और उसने कुछ जटिल मंत्र बोले। लौकी कांप उठी और उसमें से लाल तरल बाहर आया। जैसे ही तरल दिखाई दिया, उसमें आग लग गई और उसने बवंडर को घेर लिया। टूट पुनांजी ने एक दहाड़ लगाई और ज्वलनशील बवंडर को नीचे दे मारा। एक धमाके के साथ रोशनी की स्क्रीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं और फैलने लगीं। 2 और सफेद जेड टूटे और 2 और बुजुर्ग नीचे गिर गए। 8 सफेद स्तंभों में से केवल 4 ही बचे थे। 2 कोर निर्माण कोर फॉर्मेशन बुजुर्गों को छोड़कर 2 आधार निर्माण बुजुर्गों के चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए थे और उनके शरीर कांप रहे थे। वे स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। वांग लोंग पहले ही सभी आंतरिक शिष्यों को यहां ला चुका था। उन सभी के चेहरे सदमे और डर से भरे हुए थे। वांग हाओ भी उनमें से था। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन पहले से बहुत बेहतर था। जब उसने वांग लिन को देखा तो वह उसके पास आया और आसमान में अवाक होकर घूरता रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। पुनांजी का चेहरा अंधेरा था क्योंकि वह हवा में तैर रहा था। इस रक्षा गठन की शक्ति उसकी अपेक्षा से परे थी। वह जानता था कि यह गठन पूरी शक्ति पर नहीं था। अगर कोई शिशु आत्मा नैसेंट सोल कृषक इसे नियंत्रित कर रहा होता तो यह कहीं अधिक शक्तिशाली होता। अभी यह गठन केवल रक्षा कर सकता था और कुछ नहीं, लेकिन अगर यहाँ कोई शिशु आत्मा कृषक होता तो इसकी शक्ति भयानक होती। जैसे ही लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपने आधार निर्माण कनिष्ठों को एक एक करके गिरते देखा, उसका दिल दहल गया। उसने चिल्लाकर कहा, वरिष्ठ पुनांजी, आपके श्वान दाओ संप्रदाय एक्सयूएन दाओ सेक्ट का हमेशा से हमारे हेंग युए संप्रदाय हेंग युए सेक्ट के साथ अच्छा संबंध रहा है। क्या आप वास्तव में हम सभी को मारना चाहते हैं? पुनांजी ने ताना मारा और कहा, लिu वेंजू, तुम 500 साल पहले महज एक कनिष्ठ होने से हेंग युए संप्रदाय के एक प्रमुख सदस्य बन गए और कोर निर्माण तक भी पहुंच गए। इस गठन को नष्ट करना शर्म की बात है। अगर तुम इसे स्वयं खोल देते हो तो तुम सभी के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कोर निर्माण विशेषज्ञ लिu वेंजू हिचकिचाया और वृद्ध महिला ने अचानक गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, वरिष्ठ पुनांजी, मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। पुनांजी ने एक पागल हंसी छोड़ी। उसका चेहरा बैठ गया और वह चिल्लाया, ठीक है, यह रक्षा गठन मेरे लिए टूट जा। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और विशाल बवंडर हवा में ऊंचा उठा। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने और शिशु आत्मा ऊर्जा थूक दी और बवंडर और भी बड़ा हो गया। गिर पुनांजी की हाथ की मुद्रा बदली और उसने बवंडर को नीचे जाने का इशारा किया। विशाल बवंडर ने भिनभिनाने वाली आवाजें निकाली क्योंकि उसने थोड़ा और नीचे धकेला। एक चटकने की आवाज के साथ रोशनी की स्क्रीन में दरारें बढ़ गईं और एक और सफेद स्तंभ टूट गया क्योंकि एक और आधार निर्माण बुजुर्ग गिर गया। विशाल बवंडर 1 इंच और नीचे गिरा और अंतिम आधार निर्माण बुजुर्ग ने खून का एक घूंट खांस दिया और नीचे गिर गया। टूट पुनांजी के चिल्लाने के साथ विशाल बवंडर नीचे दबा और 3 इंच धंस गया। देवदार चोटी हिल गई। एक गरजती हुई दहाड़ के साथ पूरा पहाड़ जमीन में दर्जनों मीटर धंस गया। हेंग युए संप्रदाय से जुड़ा पत्थर का पुल बीच से टूट गया और चट्टान से नीचे गिर गया। इस बीच हेंग युए संप्रदाय का रक्षा गठन आखिरकार और झेल नहीं सका और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर गायब हो गया।
अंतिम दो सफेद जेड स्तंभ टूट गए और ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला कड़वे भाव के साथ जमीन पर गिर पड़े, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे। पुनांजी ने एक ठंडी आह भरी। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा और विशाल बवंडर अभी भी हवा में तैर रहा था, जिससे एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। पुनांजी के उतरने के बाद उसने ठंडे भाव के साथ कहा, यहाँ वांग लिन कौन है? वांग लिन पहले ही आंतरिक शिष्यों की भीड़ में पीछे हट गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शिशु आत्मा विशेषज्ञ सबसे पहले उसे ही ढूंढेगा। आसपास के सभी शिष्यों की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। पुनांजी ने समूह को स्कैन किया और उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और अंदाजा लगाया कि यह वांग लिन ही होगा। इससे पहले उसके कनिष्ठ ओयंग ने वांग लिन का कई बार उल्लेख किया था और कहा था कि उनका नुकसान पूरी तरह से वांग लिन के कारण हुआ था। वह वास्तव में वांग लिन को भर्ती करना चाहता था। पुनांजी हमेशा से हेंग युए संप्रदाय की जमीन चाहता था। इस बार उसने सोचा कि झू पेंग के साथ वे निश्चित रूप से जीतेंगे और खुले तौर पर बल का उपयोग किए बिना हेंग युए संप्रदाय की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस वांग लिन के आगमन ने उसकी योजना को बाधित कर दिया और उसे प्रकट होने और बलपूर्वक जमीन लेने के लिए मजबूर कर दिया। पुनांजी का व्यवहार ठंडा था जब उसने पूछा, तुम वांग लिन हो? वांग लिन ने गहरी सांस ली। उसने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य वांग लिन है और वह वरिष्ठ पुनांजी को प्रणाम करता है। पुनांजी ने सिर हिलाया। वह ल्यू वेंजू और कोर निर्माण वृद्ध महिला की ओर मुड़ा और कहा, हेंग युए संप्रदाय के शिशु आत्मा पूर्वज सभी दूसरे देश में लड़ते हुए मारे गए हैं। अब तुम लोगों के पास इस हेंग युए पर्वत को रखने की क्षमता नहीं है। किसी और संप्रदाय को इसे चुराने देने के बजाय इसे मेरे श्वान दाओ संप्रदाय को क्यों नहीं दे देते? ल्यू वेंजू ने वृद्ध महिला को एक कड़वी नजर दी और कहा, वरिष्ठ, कृपया दोनों संप्रदायों के अच्छे संबंध पर विचार करें और न। ल्यू वेंजू को बात पूरी नहीं करने देते हुए पुनांजी ने उसे बीच में टोका और अधीरता से कहा, जाओ। लोगों के अलावा और कुछ भी नहीं जा सकता। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मुझे पूरे संप्रदाय का सफाया करने में कोई आपत्ति नहीं है। वृद्ध महिला गुस्से से भर गई और हमला करने ही वाली थी कि ल्यू वेंजू ने उसे रोक दिया। उसने गहरी सांस ली और सम्मानपूर्वक कहा, कनिष्ठ आज्ञा मानता है, लेकिन यह हेंग युए पर्वत हजारों सालों से हमारा संप्रदाय रहा है और कनिष्ठ को इसे देने का कोई अधिकार नहीं है। कनिष्ठ केवल इसे उधार देने के लिए सहमत हो सकता है। यदि भविष्य में। पुनांजी ने ताना मारा। उसने एक बार फिर बीच में टोका और कहा, उधार? ठीक है। इसे मेरे श्वान दाओ संप्रदाय को 1,00,000 साल के लिए उधार दे दो। सभी आंतरिक शिष्य आक्रोशित थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी बहुत निराश महसूस कर रहे थे और चुप रहे। कुछ शिष्यों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। पुनांजी का चेहरा पूरे क्षेत्र में घूमा और हुआंग लोंग पर आकर रुका। उसने कहा, तुम अपनी बैंगनी चांद तलवार पर्पल मून स्वॉर्ड यहीं छोड़ दो। मेरे कनिष्ठ ओयांग की उस पर नजर है। हुआंग लोंग ने अपमान सहा और अपने हाथ कस लिए। उसने ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला की ओर देखा। जब उसने पाया कि वे उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसने आह भरी तलवार निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। पुनांजी ने अपने दाहिने हाथ से झपट्टा मारा और बैंगनी चांद तलवार उसके हाथ में उड़ गई। जैसे ही तलवार उसकी पकड़ में आई, तलवार से एक बैंगनी गैस निकली और एक विशाल ड्रैगन में बदल गई। आगे क्या होगा? क्या पुनांजी वांग लिन को भर्ती करने की कोशिश करेगा या वह हेंग युए संप्रदाय को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा?
वांग लिन की प्रतिक्रिया क्या होगी? अध्याय 64 संप्रदाय बिखरा, सेक्ट स्कैटर्स। ड्रैगन ने पुनांजी पर दहाड़ लगाई और उस पर हमला किया। पुनांजी ने ताना मारा। उसने तलवार को झटका दिया और कहा, पशु, संयम रखो। ड्रैगन का शरीर हिल गया और तुरंत उसकी इच्छा शक्ति खो गई। वह अनिच्छा से वापस तलवार में लौट गया। तलवार की चमक बंद हो गई। ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। उसने कहा, ठीक है। हेंग युए संप्रदाय के सभी शिष्यों, मेरे आदेश को सुनो, मेरा पीछा करते हुए पहाड़ से उतर जाओ। इतना कहकर उसने चारों ओर देखा और हवा में तैरने से पहले एक और आह भरी। पुनांजी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, मेरा श्वान दाओ संप्रदाय, एक्सयूएन दाओ सेक्ट और शिष्यों की भर्ती करने जा रहा है। यदि कोई शामिल होना चाहता है तो वे यहीं रुक सकते हैं। 10 आधार निर्माण बुजुर्गों के चेहरे सब अजीब हो गए। वृद्ध महिला के पास खड़े 2 को छोड़कर अन्य 8 ने उसका पीछा नहीं किया। ल्यू वेंजू का भाव बदल गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में चुप रहा। उसने एक और आह भरी, फिर सिर हिलाया और वृद्ध महिला के बगल में खड़ा हो गया। वृद्ध महिला ने अपने दिल में क्रोध को दबाया और चिल्लाया, हर किसी का अपना रास्ता होता है। अगर कोई हमारा पीछा नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। हुआंग लोंग की पीढ़ी के बीच सभी बुजुर्ग हिचकिचाए और अंत में हुआंग लोंग, दाओजू, दाओक्षू और लाल चेहरे वाले बुजुर्ग के अलावा किसी भी अन्य बुजुर्ग ने हिलने की जहमत नहीं उठाई। केवल वे तीनों हिले और 2 कोर निर्माण बुजुर्गों के बगल में खड़े हो गए। दर्जनों आंतरिक शिष्यों में से केवल लगभग 10 या उससे अधिक ही कोर निर्माण बुजुर्गों के बगल में उड़कर गए। वांग झो बहुत देर तक हिचकिचाया। उसने दाओजू को देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने अपना पैर उठाया और उसे नीचे रख दिया। अंततः उसने उनका पीछा नहीं किया। झो नाम की महिला थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। जहां तक जू नाम की महिला का सवाल है, उसने देखा कि वांग झो नहीं हिला, इसलिए उसने आगे बढ़ाया, अपना कदम वापस खींच लिया। वांग हाओ पहले ही चल सकता था। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और वांग लिन से कहा, भाई ताइज हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं घर जाकर अपने पिताजी की मदद करने की योजना बना रहा हूँ। चिंता मत करो भाई ताइजू, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। वांग लिन हिचकिचाया। उसके पास बहुत सारे रहस्य थे और अगर वह श्वान दाओ संप्रदाय में शामिल हो जाता तो बहुत सारे अनिश्चित खतरे होते, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसी क्षण पुनांजी की आंखें चमक उठीं जब उसने वांग लिन को घूरना शुरू कर दिया। उसने अचानक कहा, वांग लिन, तुम रुक जाओ। वांग लिन हक्का बक्का रह गया और सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ पुनांजी, आप कनिष्ठ को क्यों रुकने के लिए कह रहे हैं? पुनांजी ने सिर उठाया और कहा, अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता हूं तो तुम रुक जाओ। इतने सारे सवाल क्यों? ल्यू वेंजू थोड़ी देर हिचकिचाया और अचानक कहा, वरिष्ठ पुनांजी, यह वांग लिन मेरे हेंग युए संप्रदाय का मुख्य शिष्य हेड डिसाइपल है, इसलिए मैं वरिष्ठ से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उसे परेशान न करें और उसे हमारे साथ जाने दें। उसने वांग लिन के बारे में कुछ बातें सुनी थीं और उसे थोड़ी देर देखा भी था। वह वास्तव में इस भविष्य के आधार निर्माण शिष्य को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। पुनांजी गुस्से से गरजा और वांग लिन से कहा, हेंग युए संप्रदाय केवल नाम का अस्तित्व रखता है। क्या तुम दुनिया में भटकते हुए उनका पीछा करने जा रहे हो? अगर तुम मेरे श्वान दाओ संप्रदाय में शामिल होते हो तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। तुम खुद तय करो कि तुम क्या चाहते हो। तुम अफवाहों को नहीं फैलने देना चाहोगे, है ना?
अफवाहें कह रही हैं कि मेरे श्वान दाओ संप्रदाय ने न केवल पहाड़ चुराया बल्कि शिष्यों को भी चुरा लिया। पुन्नांजी को विश्वास था कि जब तक यह वांग लिन मंदबुद्धि नहीं है वह हेंग युए संप्रदाय का पीछा नहीं करेगा। वांग लिन ने थोड़ा विचार किया। एक शब्द भी कहे बिना उसने हाथ जोड़े, हवा में उठा और हुआंग लोंग के बगल में खड़ा हो गया। पुन्नांजी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, कृतघ्न बच्चा। ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला ने वांग लिन को विचारशील नजरों से देखा। उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन हेंग युए संप्रदाय के सभी शिष्यों को सिर झुकाए देखने के बाद वृद्ध महिला ने आह भरी और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर वह दूर उड़ गई। अन्य 10 या उससे अधिक लोग कड़वे भाव के साथ उसका पीछा करने लगे। हेंग युए संप्रदाय के लोग 2 कोर निर्माण बुजुर्गों का पीछा करते हुए हेंग युए संप्रदाय से बेघर कुत्तों की तरह दूर उड़ गए। रास्ते में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्रोध के अलावा वे नुकसान की भावना से भरे हुए थे। बहुत देर तक उड़ने के बाद जब तक आसमान अंधेरा नहीं हो गया, ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला ने थोड़ी देर बहस की, फिर एक पहाड़ के किनारे पर उतरे। वृद्ध महिला ने आह भरी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। 2 आधार निर्माण बुजुर्गों के अलावा बाकी सभी क्यूई संघनन चरण में थे। वांग लोंग की पीढ़ी से केवल 4 लोग थे और वांग लिन की पीढ़ी से 12 लोग थे। उसने कड़वाहट से मुस्कुराया और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा, हेंग युए संप्रदाय पर यह आपदा आने के कारण तुम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खेती की दुनिया में चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। आज उसने हमसे हेंग युए पर्वत चुरा लिया, लेकिन एक बार जब मैं और पूर्वज ल्यू शिशु आत्मा तक पहुंच जाएंगे तो हम इसे वापस ले पाएंगे। 2 आधार निर्माण बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग शंगगुआन थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुख्य हॉल में वांग लिन को देखा था। उसने सूखी खांसी ली और कहा, पूर्वज वांग सही कह रहे हैं। हम अभी जितना ज्यादा दुखी महसूस करते हैं, हमारी लड़ने की भावना उतनी ही अधिक होगी। हमें इस अपमान को अपने दिलों में उकेरना होगा। अगर हम भविष्य में सफल होते हैं तो हमें पहाड़ वापस लेना होगा। दूसरे आधार निर्माण बुजुर्ग का चेहरा और शरीर चौड़ा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था क्योंकि उसने बचे हुए शिष्यों को देखा और कहा, जब आपदा आई तो हर कोई अलग अलग दिशाओं में भाग गया। अंत में केवल तुम लोग ही हेंग युए संप्रदाय से हमारा पीछा करने को तैयार थे। उसने आह भरी। पीछा करने वाले आंतरिक शिष्यों में भाई झांग और लू सोंग को छोड़कर वांग लिन उनमें से किसी का नाम नहीं जानता था, लेकिन वे परिचित दिखते थे। एक छोटा मोटा लड़का भी था, जो वह व्यक्ति था जिससे वह शब्द मंडप वर्ड पवेलियन के बाहर मिला था। ल्यू वेंजू ने गहरी सांस ली और गंभीर भाव के साथ कहा, अतीत पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संप्रदाय को रखने के लिए एक जगह ढूंढी जाए। कई साल पहले मैंने यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर सांप जैसी पहाड़ी स्नेक लाइक माउंटेन पर एक घर बनाया था। अभी के लिए चलो वहीं रहने चलते हैं। वृद्ध महिला ने थोड़ी देर सोचा। उसने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमें बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाना चाहिए और 100 साल के भीतर शिशु आत्मा तक पहुंचना चाहिए। ल्यू वेंजू की नजरें हट गईं। उसने 2 आधार निर्माण बुजुर्गों से कहा, शांगगुआन और सोंग वायु, तुम दोनों पहरा दो जबकि मैं और पूर्वज वांग गठन को बनाए रखने में इस्तेमाल की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक करते हैं। फिर हम तुम्हें तेजी से ले जाने के लिए तुम सभी को उठा सकते हैं। शांगगुआन और सोंग यू ने जल्दी से वही किया जो उन्हें बताया गया था। ल्यू वेंजू ने हरे जेड़ के कुछ टुकड़े निकाले।
उसने उन्हें हवा में उछाला और उन्होंने हरी रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। उसके हाथ ने कुछ मुद्राएं बनाई और हरा जेड अचानक हिल गया और हरी रोशनी का एक गुंबद बनाया जिसने 20 मीटर के दायरे में सब कुछ ढक लिया। उसके बाद वह आलथी पालथी मारकर बैठ गया और अपने हाथ में एक आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन पकड़कर खेती करने लगा। वृद्ध महिला ने भी ऐसा ही किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए खेती करना शुरू कर दिया। अध्याय 65 संप्रदाय का शोक सेक्ट मॉर्निंग। हुआंग लोंग ने अपनी होल्डिंग बैग को छुआ और एक जटिल भाव के साथ हेंग युए संप्रदाय की ओर देखा। दाओ जू उसके बगल में खड़ा था और उसने कहा, संप्रदाय प्रमुख सेक्ट हेड, एक समय आएगा जब हम हेंग युए पर्वत को वापस ले लेंगे। हुआंग लोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, बैंगनी चांद तलवार मुझे पूर्वज ल्यू ने तब दी थी जब मैं संप्रदाय प्रमुख बना था। मैंने उनसे कहा था कि जब तक तलवार यहाँ है मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन अब हाय। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग जिनका नाम मा था ने अंधेरे में कहा, संप्रदाय प्रमुख श्वान दाओ संप्रदाय के पास एक शिशु आत्मा कृषक था। उससे न लड़ना तर्कसंगत था। ऐसी बातों पर पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। खेती की दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। जब हेंग युए संप्रदाय शक्तिशाली था तब हमने भी यही किया था। हुआंग लोंग ने गुप्त रूप से आह भरी और एक शब्द भी नहीं कहा। वांग लिन कोने में आलथी पालथी मारकर बैठ गया, हेंग युए पर्वत को देख रहा था। यह सब बहुत तेजी से हुआ था और वह अभी भी सदमे की स्थिति में था, लेकिन वह मुख्य रूप से अपने माता पिता के बारे में चिंतित था। थोड़ी देर सोचने के बाद भी वह अपनी चिंताओं को दूर नहीं कर सका। उसे डर था कि श्वान दाओ संप्रदाय के शिष्य बदला लेने के लिए उसके माता पिता को ढूंढने जाएंगे। यह सोचते हुए वांग लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। हालांकि वह लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वे उसके माता पिता को चोट पहुंचाना चाहते थे तो उसे उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सीतू नान ने गर्व से डींग मारी, यह सही तरीका है वांगलिन। ही तुम्हें बहुत पहले ऐसा होना चाहिए था। यह तो सिर्फ लोगों को मारना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे पास 10,000 तरीके हैं जिससे लोग मरना चाहेंगे। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई और सीतू नान से कहा, लोगों को मारना इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर मैं एक को मारता हूं तो दूसरा होगा, जब तक कि मैं श्वान दाओ संप्रदाय के सभी शिष्यों को न मार दूं। सीतू नान उसे धकेलने की कोशिश करता रहा। इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाऊंगा, कठपुतली तकनीक, पपेट टेक्निक। फिर तुम किसी को पकड़ सकते हो और उसे एक वफादार कठपुतली में सुधार सकते हो। यह कैसा है? इसके साथ तुम चिंता मुक्त होकर जी पाओगे। जैसे ही सीतू नान ने अपनी बात पूरी की, तलवार मंडप से मोटा युवक वांग लिन के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, प्रधान वरिष्ठ भाई, हेड सीनियर ब्रदर, मेरा नाम हुआंग दशान है। भविष्य में कृपया यहाँ कनिष्ठ का ख्याल रखना। वांग लिन ने दूसरे को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, झांग नाम का काला कपड़ा पहने शिष्य आया और कहा, हुआंग दाशान, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हें किसी को अपना ख्याल रखने के लिए कहने के बजाय ज्यादा खेती करनी चाहिए। हुआंग दाशान अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय चला गया है। बचे हुए आंतरिक शिष्यों में वरिष्ठ भाई वांग लिन सबसे मजबूत हैं। मैं चाहे कितनी भी खेती कर लूं, मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं उनका अधीनस्थ बन सकता हूं। भाई झांग मुड़ा और वांग लिन को देखा। उसे याद आया जब वह 3 शिष्यों को संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षण के लिए पहाड़ पर लाया था।
उसने गुप्त रूप से आह भरी और कहा, वांग लिन, तुम्हारी प्रगति वास्तव में अप्रत्याशित रही है। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। वांग लिन ने एक अजीब मुस्कान दी, लेकिन कुछ भी कहने में असमर्थ था। वह हमेशा से भाई झांग का बहुत सम्मान करता था। भाई झांग संप्रदाय में उन कुछ आंतरिक शिष्यों में से एक थे जिन्होंने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी किया। इसी बिंदु पर लूसोंग माथे पर शिकन डालते हुए तीनों की ओर चला और कहा, झंग देखो, हमने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा है और तुम आखिरकार छठी परत तक पहुंच गए हो। क्या तुम्हें अभी भी 10 साल पहले का वादा याद है? भाई झांग की आंखें चमक उठीं। उसने लूसोंग को घूरकर देखा और कहा, बेशक मुझे याद है। लूसोंग ने आह भरी। वह वांग लिन के बगल में बैठ गया, फिर वांग लिन के कंधे पर थपथपाया और कहा, वांग लिन, हेंगयुए संप्रदाय केवल नाम का अस्तित्व रखता है। मैं कुछ बुरा कहूंगा। अगर तुम श्वान दाओ संप्रदाय में रुक गए होते तो तुम्हारा भविष्य हमारे साथ आने की तुलना में कहीं अधिक उज्ज्वल होता। इतना कहकर उसने भाई झांग पर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, झांग देखुन, तुम्हारा जिद्दी स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही है। जब संप्रदाय का अस्तित्व ही नहीं है तो उस 10 साल के वादे का क्या मतलब है? आह! वांग लिन ने लूसोंग को देखा। उसने लूसोंग से दूर जाने के लिए अपना कंधा हिलाया और कहा, क्या बड़े भाई लूसोंग भी श्वान दाओ संप्रदाय में नहीं रुके? लूसोंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बड़ा भाई मत कहो। नियमों के अनुसार मुझे तुम्हें बड़ा भाई कहना चाहिए। ही अगर मैं वहां रुकता तो मेरा कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि मैंने श्वान दाओ संप्रदाय में बहुत से लोगों को नाराज किया है। झांग देखुन ने ठंड से कहा, तुमने न केवल श्वान दाओ संप्रदाय के लोगों को नाराज किया है, तुमने हेंगयुए संप्रदाय में भी बहुत से लोगों को नाराज किया है। लूसोंग ने अपना सिर उठाया। उसने झांग देखुन को देखा और आह भरी। कनिष्ठ भाई झांग, कोर शिष्य बनने से पहले मैं एक बहुत घृणित व्यक्ति था, लेकिन वह अतीत की बात है। अब इसके बारे में बात करने का क्या फायदा? उस समय उस साल कोर शिष्य के लिए केवल एक ही स्थान था और मुझे मदद करनी पड़ी। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, कनिष्ठ भाई झांग। झांग देखुन का चेहरा ठंडा रहा और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उस साल कोर शिष्य के स्थान के लिए प्रतियोगिता के दौरान वह लूसोंग के एक रिश्तेदार के खिलाफ था। लड़ाई से पहले लूसोंग प्रकट हुआ और उसे घायल कर दिया, जिससे वह लड़ाई हार गया। लूसोंग ने उसे बताया था कि अगर वह आश्वस्त नहीं है तो वह 10 साल में लूसोंग को फिर से लड़ने के लिए ढूंढ सकता है। लूसोंग ने ईमानदारी से कहा, भाई झांग, मैं 10 साल पहले जो हुआ उसके लिए भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वर्तमान में संप्रदाय कठिनाई में है, इसलिए हम आंतरिक शिष्यों को एकजुट होना चाहिए। 5वीं परत से नीचे के शिष्यों को भूल जाओ। हम चारों के बीच हुआंग दाशान 5वीं परत पर है, झांग देखुन 6ठी परत पर है और मैं 8वीं परत पर हूँ। तो तुम किस परत पर हो वांग लिन? वांग लिन ने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, क्यूई संघनन की 14वीं परत। जैसे ही शब्द कहे गए, उसके बगल में बैठे तीनों लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। वे सभी जानते थे कि वांग लिन मजबूत था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। लूसोंग का मुंह सूख गया। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, बधाई हो बड़े भाई वांग। तुम जल्द ही आधार निर्माण चरण तक पहुंच जाओगे। जब ऐसा होगा तो मुझे तुम्हें बुजुर्ग कहना पड़ेगा। झांग देखुन ने वांग लिन को एक गहरी और विचारशील नजर दी और फिर आह भरी, जबकि हुआंग दाशान की आंखें चमक उठीं। आसपास के अन्य आंतरिक शिष्यों ने ध्यान से चारों को देखा।
कुछ तेज कानों वालों ने सुना कि वांग लिन ने क्या कहा। उनकी आंखें उसके प्रति और भी अधिक सम्मान से भरी हुई थीं। लू सोंग ने गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ भाई वांग लिन, अब से हम हेंग युए संप्रदाय के शीर्ष शिष्य हैं। तुम प्रधान वरिष्ठ शिष्य होगे, मैं दूसरा शिष्य बनूंगा, झांग देकुन तीसरा और हुआंग दाशान चौथा होगा। हमें अब से अपने अनुभव साझा करने चाहिए और एक समूह बनाना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है? वांग लिन ने थोड़ी देर सोचा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वांग दाशान ने जल्दी से कहा, जो दूसरे वरिष्ठ भाई ने कहा वह सही है। ऐसा ही होना चाहिए। झांग देकुन थोड़ी देर हिचकिचाया। उसने सिर हिलाया और कहा, आंतरिक शिष्यों के बीच नेता होने चाहिए। यह बुजुर्गों की मदद करेगा और उन्हें कम चीजों की चिंता करनी पड़ेगी। जब वांग लिन ने देखा कि अन्य दो पहले ही सहमत हो चुके हैं, तो उसने सहमति में सिर हिलाया। उसे इस मामले की वास्तव में परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी अन्य योजनाएं थीं। ठीक उसी क्षण ल्यू वेंजू और वृद्ध महिला ने अपनी आंखें खोल दी। अध्याय 66 अनाम। ल्यू वेंजू उठा और जेड का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे हवा में उछाला और तेजी से अपने हाथ से कई मुद्राएं बनाईं। फिर उसने कोर ऊर्जा का एक घूंट थूका और जेड हवा में घूमने लगा। वांग नाम की वृद्ध महिला ने भी जेड का एक टुकड़ा उछाला। यह पहले जेड के साथ विलय हो गया। जेड घूमता रहा और इंद्रधनुषी रंग की रोशनी छोड़ने लगा। इंद्रधनुषी रंग की रोशनी की किरणें जमीन पर गिरीं और जेड के 10 मीटर के दायरे में सब कुछ ढक लिया जब तक कि रोशनी की एक डिस्क नहीं बन गई। ल्यू वेंजू ने वांग लिन के चारों के समूह को देखा और कहा, वांग लिन को छोड़कर तुम चारों अन्य आंतरिक शिष्यों की रक्षा के प्रभारी होगे क्योंकि शक्तिशाली उतार चढ़ाव होंगे, इसलिए सावधान रहना कि गिर न जाओ। साथ ही हुआंग लोंग और तुम तीनों तुम में से प्रत्येक 2 शिष्यों के प्रभारी होगे। शांग गुआन तुम दोनों और वांग लिन किनारों पर संतुलन बनाए रखने के प्रभारी होगे। इतना कहकर वह डिस्क पर कदम रखा और वृद्ध महिला उसके पीछे चली गई। अन्य लोगों ने तुरंत ल्यू वेंजू के आदेश का पालन किया और एक शिष्य का कार्यभार संभाला और डिस्क पर चले गए। 2 आधार निर्माण बुजुर्ग और वांग लिन किनारों पर खड़े होकर एक त्रिकोण बना रहे थे। ल्यू वेंजू ने गहरी सांस ली। उसके हाथ ने एक मुद्रा बनाई और वह चिल्लाया, उठो। आसपास कांपने लगा। रोशनी की डिस्क ऊपर उठने लगी, फिर यह बहुत तेज गति से दूर उड़ गई। यह गति उड़ने वाली तलवारों, फ्लाइंग सोर्ड्स से कई गुना तेज थी। जैसे ही यह चलना शुरू हुई, एक पल बाद आंतरिक शिष्य अब इसे सहन नहीं कर पाए। अगर कोई उनकी मदद नहीं कर रहा होता, तो वे पहले ही गिर चुके होते। आंतरिक शिष्य जिस बल का अनुभव कर रहे थे, वह एक रहस्यमय तरीके से शांगगुआन, सोंगयू और वांग लिन को स्थानांतरित हो गया। वांग लिन ने अपने शरीर पर एक विशाल बल टकराते हुए महसूस किया। वह लगभग गिर गया, लेकिन उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी आकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर भी उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है, जैसे कि उसे फेंक दिया जाएगा। उसने शांगगुआन और सोंगयू को देखा और पाया कि दोनों बुजुर्ग बहुत आरामदायक थे और जरा भी थके हुए नहीं लग रहे थे। वांग लिन ने गुप्त रूप से आह भरी और सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे आधार निर्माण बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसा जिससे मैं मेल नहीं खा सकता। सीतू नान ने खारिज करते हुए कहा, यह कोई खास बात नहीं है। यह बस एक हवाई यात्रा तकनीक है। जब मैंने हवाई यात्रा तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो मैं 10,000 लोगों को ले जा सकता था और संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों की जरूरत नहीं थी। वांग लिन को पता नहीं था कि हंसे या रोए। उसने कहा, हर बार खुद की तुलना करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो।
सीतू नान गुस्से से गरजा और कहा, जब मेरा शरीर था तो मैं तुम्हारे जैसे कनिष्ठ पर ध्यान भी नहीं देता। अगर यह तथ्य न होता कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे सुन सकता है तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता। थोड़ी देर बाद रोशनी की डिस्क की गति और भी तेज हो गई। वांग लिन मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर रखने में कामयाब रहा। वह पूरे समय गुप्त रूप से शिकायत कर रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक काला बादल दिखाई दिया। यह काला बादल बहुत अजीब था। बादल के भीतर रोशनी मुड़ी हुई थी और इसकी गति भी बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी की डिस्क से टकराने वाला है। ल्यू वेंजू का चेहरा गहरा हो गया और उसने कहा, शांग गुआन, सोंग यू, वांग लिन, तुम तीनों खुद को स्थिर रखो। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और एक मुद्रा बनाई। रोशनी की डिस्क थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर जल्दी से काले बादलों के चारों ओर एक चाप में घूम गई। रोशनी की डिस्क के इस अचानक रुकने और शुरू होने से सवार सभी लोगों पर भारी दबाव पड़ा। लगभग हर कोई तुरंत गिर गया। कुछ आंतरिक शिष्य फेंक भी दिए गए और उनमें से एक वांग लिन की दिशा में उड़ गया। वांग लिन पहले ही मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर रखने में सक्षम था। अचानक रुकने और शुरू होने के साथ बल के विस्फोट ने उसके शरीर को अस्थिर कर दिया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी छाती पर रहस्यमय मनके से एक ठंडी ऊर्जा निकली और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ऊर्जा ने उसके शरीर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। इसने डिस्क पर उसके शरीर को स्थिर करने में मदद की। जैसे ही आंतरिक शिष्य जो बाहर फेंक दिया गया था वांग लिन के सामने पहुंचा, वह उस शिष्य के चेहरे पर भयभीत नजर देख सकता था। एक शब्द भी कहे बिना वांग लिन ने शिष्य का हाथ पकड़ा और एक चक्कर के साथ उसे वापस डिस्क पर फेंक दिया। यह सब करने के बाद उसने एक सांस ली। वह जानता था कि वह ठंडी ऊर्जा सीतू नान से थी। ठीक जब वह सीतू नान को धन्यवाद देने वाला था तो उसने काले बादल से एक आवाज सुनी। हेंग युए संप्रदाय के साथी कृषकों, क्या आप सभी मेरे श्वान दाओ संप्रदाय के पूर्वज पुनांजी से मिले हैं? वांग लिन ने अपना सिर घुमाया। उसने काले बादल से एक विशाल कनखजूरा बाहर आते देखा। सामने बुजुर्ग ओयांग था और उसके पीछे 7 या 8 लोग थे जो उन पर सब ताना मार रहे थे। उनमें से 3 ने शक्तिशाली आभा जारी की और ल्यू वेंजू और वांग नाम की वृद्ध महिला को ठंडी नजरों से देखा। जो व्यक्ति अभी बोला था वह 3 शक्तिशाली लोगों में से एक काले चेहरे वाला आदमी था। ल्यू वेंजू का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और जल्दी से रोशनी की डिस्क को और भी तेज उड़ाया, बिना सिर घुमाए काले बादल से दूर खींच लिया। जल्द ही बड़ा काला बादल आकाश में केवल एक काला धब्बा रह गया। बहुत देर बाद जमीन पर दृश्य बदलना शुरू हो गया। रेगिस्तान के धब्बे दिखाई देने लगे जो स्थान में परिवर्तन को दर्शाते थे। रोशनी की डिस्क थोड़ी देर के लिए उस क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाई, जैसे कि यह कुछ खोज रही हो। अचानक यह उत्तर की ओर तब तक तेज हो गई जब तक कि यह एक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंची और धीरे धीरे उस पर उतर गई। जैसे ही रोशनी की डिस्क जमीन पर उतरी, सभी आंतरिक शिष्य जमीन पर गिर गए और उल्टी करने लगे। उनके चेहरे बहुत पीले थे। वांग लिन को भी बहुत चक्कर आ रहा था और उसकी छाती तंग महसूस हो रही थी। ल्यू वेंजू ने एक मुद्रा बनाई और एक तकनीक भेजी। पूरा पहाड़ हिल गया और पहाड़ में एक दरार दिखाई दी। एक शब्द भी कहे बिना ल्यू वेंजू दरार में कूद गया। वांग नाम की वृद्ध महिला ने चारों ओर देखा और उसके पीछे चली गई। बाकी सभी लोग बुजुर्गों के सहारे से दरार में प्रवेश कर गए। उन सभी के प्रवेश करने के बाद दरार धीरे धीरे बंद हो गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया,
वांग लिन ने अपनी दिव्य चेतना से पूरी गुफा को स्वीप किया और पाया कि वहां कुछ पत्थर के कमरों के अलावा और कुछ नहीं था। ल्यू वेंजू ने तब तक इंतजार किया जब तक कि हर कोई अंदर नहीं आ गया और गंभीर भाव के साथ कहा, तुम में से अधिकांश एक खेती के स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां तुम्हें अब खाने की जरूरत नहीं है। जहां तक तुम में से उन लोगों का सवाल है जो बहुत कम हैं और जिन्हें खाने की जरूरत है, वहां पत्थर के कमरे में भोजन है जो कई वर्षों तक चलना चाहिए। मैं और तुम्हारे पूर्वज वांग बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाएंगे और अन्य मामलों से परेशान नहीं होंगे। अपने बुजुर्गों को अपनी व्यवस्था के लिए सुनो। वांग नाम की वृद्ध महिला ने निराश आवाज में कहा, मेरा हेंग युए संप्रदाय 100 वर्षों के लिए बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाएगा, फिर हम अपनी सारी अपमान मिटा देंगे। अब से अगर किसी शिष्य को अगली परत तक पहुंचने के लिए मंत्रों की जरूरत है तो वे इसे बुजुर्गों से प्राप्त कर सकते हैं। अगली सदी के लिए जब तक कोई बड़ी घटना न हो, किसी भी शिष्य को छोड़ने की अनुमति नहीं है। उआंग लोम के तीनों का समूह, तुम लोगों को भी बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में जाना चाहिए और जल्द से जल्द आधार निर्माण तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उआंग लोम के तीनों के समूह ने सहमति में सिर हिलाया। ल्यू वेंजू की नजर आंतरिक शिष्यों पर घूमी और उसने कहा, लू सोंग, तुम सभी आंतरिक शिष्यों के प्रभारी हो। वांग लिन, तुम मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष जगह की व्यवस्था करूंगा। अध्याय 67 अनाम। वांग नाम की वृद्ध महिला ने सिर हिलाया और कहा, वांग लिन, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम किसी भी समय आकर हमसे पूछ सकते हो। वांग लिन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर कहा, शिष्य का एक अनुरोध है जिस पर मुझे आशा है कि पूर्वज सहमत होंगे। वृद्ध महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या है? वांग लिन ने सिर उठाया और कहा, शिष्य एक बार बाहर जाना चाहता है। वृद्ध महिला ने तुरंत मना कर दिया। तुम्हें पहले आधार निर्माण फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम बाहर नहीं जा सकते। वांग लिन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, शिष्य को बाहर जाकर कुछ काम करना है। एक बार जब मैं खत्म कर दूंगा तो मैं खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। वृद्ध महिला ने वांग लिन को एक कठोर घूरन दी और बोलने ही वाली थी कि ल्यू वेंजू ने उसे खींचा और गर्मजोशी से कहा, तुम्हारी पूर्वज वांग तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम बाहर क्या करने जा रहे हो? वांग लिन ने ईमानदारी से कहा, शिष्य ने कई सालों से अपने माता पिता को नहीं देखा है और यह बंद दरवाजे की ट्रेनिंग शायद बहुत लंबी चलेगी, इसलिए मैं पहले घर जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। ल्यू वेंजू ने थोड़ी देर विचार किया। उसने और वृद्ध महिला ने एक दूसरे को देखा। फिर उसने जेड़ का एक टुकड़ा निकाला और कहा, ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। जेड़ का यह टुकड़ा एक कोर निर्माण कृषक के एक वार को झेल सकता है। इसका उपयोग तभी करना जब तुम्हारा जीवन खतरे में हो। वांग लिन हैरान था। उसने जल्दी से इसे ले लिया और अपनी होल्डिंग बैग में रख दिया। उसके पास खजानों की संख्या बस बहुत कम थी। उसके पास केवल झांग हो का ताबीज, टैलिस्मान और जेड़ का यह टुकड़ा था। यह यहाँ के गठन फॉर्मेशन को खोलने की तकनीक है। इसे अच्छी तरह से याद रखना। ल्यू वेंजू ने जेड़ का एक और टुकड़ा निकाला, फिर वृद्ध महिला के साथ बंद दरवाजे की ट्रेनिंग के लिए एक कमरे में चला गया। सभी को विदा कहने के बाद उसने गठन को खोलने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने गहरी सांस ली और गुफा से बाहर कूद गया। गुफा से निकलने के बाद वह रुका नहीं बल्कि हवा में कूद गया, अपने शरीर के चारों ओर आकर्षण तकनीक को सक्रिय किया और ऊपर की ओर उड़ गया। सीतू नान ने वांग लिन से कहा, तुम आखिरकार चले गए। क्या तुम लौटने की योजना बना रहे हो?
थोड़ी देर सोचने के बाद वांग लिन ने कहा, मैं जल्द ही नहीं लौटूंगा। एक बार जब मैं घर पर मामलों को सुलझा लेता हूं तो मेरी अपनी योजनाएं हैं। सीतू नान ने कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो एक बार जब तुम स्वर्ग विरोधी मनके को पर्याप्त काष्ठ तत्व दे दोगे तो समय को धीमा करने की इसकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अभी यह 10 गुना है, लेकिन एक बार जब काष्ठ तत्व भर जाएगा तो यह 100 गुना हो सकता है। तब तक तुम्हारी खेती की गति बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, वांग लिन बहुत तेज गति से उड़ रहा था, अपने पीछे एक लाल निशान छोड़ रहा था। एक दिन के बाद उसने हेंग युए संप्रदाय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। वह ध्यान आकर्षित करने से डरता था, इसलिए उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। दूसरे दिन वह छोटे गांव में पहुंचा। दूर से गांव पहले जैसा ही दिख रहा था। अपने घर के अलावा बहुत अधिक अंतर नहीं था। यह एक घर से बदलकर 3 कमरे का घर बन गया था, जिसके मुख्य द्वार पर एक विशाल भाग्य फॉर्चून का चिन्ह लगा हुआ था। हालांकि मुश्किल से कोई रोशनी थी, कुत्तों और मुर्गों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। गांव से सुबह जल्दी धुआं तैर रहा था क्योंकि हर कोई नाश्ता बनाने के लिए उठा था। वांग लिन गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, अपने घर को घूर रहा था। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए थे, लेकिन वह अभी भी अपने माता पिता की आशा भरी निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह अंदर नहीं गया। उसने थोड़ी देर के लिए गांव के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली और अपने शरीर को पेड़ों से छिपाकर खेती करने लगा। उसे यकीन नहीं था कि श्वान दाओ संप्रदाय के लोग उससे बदला लेने के रूप में उसके माता पिता को मारने आएंगे, इसलिए इससे पहले कि वह मामले को सुलझाता, वह घर जाकर अपने माता पिता को चिंता नहीं देना चाहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही वांग लिन गांव के बाहर 1 महीने से रह रहा था। इस महीने में वांग लिन ने अपनी दिव्य चेतना को हर समय फैलाए रखा। एक निश्चित दिन वांग लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। उसने कहा, तो वे आखिरकार आ ही गए। 2 तलवार की रोशनी तेजी से गांव की ओर उड़ी। उतरने के बाद उन्होंने अपनी आकृतियों को प्रकट किया। एक व्यक्ति ने एक काला लबादा पहना हुआ था जिसने उनके पूरे शरीर को ढक रखा था, जिससे यह देखना असंभव था कि यह कौन था, लेकिन यह व्यक्ति एक घिनौनी गंध उत्सर्जित कर रहा था। काले लबादे वाले व्यक्ति से नफरत से भरी एक आवाज आई। उसने कहा, झंग कुआंग, वांग लिन के माता पिता यहाँ रहते हैं। उसके बगल में एक बहुत सुंदर युवक था। उसकी एक बहुत ही तेज नजर और बहुत मर्दाना विशेषताएं थीं, लेकिन उसकी आंखें चमकीली नहीं थीं। वे थोड़ी लालच से भरी हुई थीं। उसने फुसफुसाया, वरिष्ठ भाई, वह वांग झो वास्तव में नीच है। मैंने सोचा था कि वह वांग लिन को जितना ताना मारता है, वह मुझे बताएगा कि उसके माता पिता कहाँ थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। शुक्र है मैं चतुर था और हेंग युए संप्रदाय के शिष्य पंजीकरण की जांच की और पाया कि वह इस गांव से था, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस घर में। यह कहने के बाद उसने सोचा, वांग लिन, हम पहले एक ही संप्रदाय से थे, इसलिए मुझे अभी भी तुम्हारी कुछ चिंता थी, लेकिन अब मैं श्वान दाओ संप्रदाय का शिष्य हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे वह खजाना चुराना होगा जो तुम्हारे पास है। काले लबादे में लिपटा व्यक्ति श्वान दाओ संप्रदाय का प्रधान शिष्य झो पेंग था। वांग लिन के लिए उसकी नफरत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसने कामना की कि वह वांग लिन का मांस खा सकता है और वांग लिन का खून पी सकता है, क्योंकि उसकी पूरी प्रतिष्ठा वांग लिन ने बर्बाद कर दी थी। अब उसका शरीर एक काली धूल से ढका हुआ था जिसे धोया नहीं जा सकता था, इसलिए उसे खुद को एक काले लबादे में ढकना पड़ा ताकि लोग उसे देख न सकें।
यह काली धूल कम से कम कपड़ों से छिपाई जा सकती थी, लेकिन काली धूल से निकलने वाली गंध अभी भी थी। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, जब उसने खुद भी इसे सूंघा तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने ठंडी आह भरी और कहा, झांग कुआंग, तुमने कहा था कि वांग लिन इतनी जल्दी कचरे से विशेषज्ञ बन गया क्योंकि उस तरल की वजह से। झांग कुआंग ने गंध सहन की, क्योंकि झो पेंग बहुत करीब था। उसका पेट मथ रहा था और उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने झो पेंग के सामने यह दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से जवाब दिया, वरिष्ठ भाई, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत क्यों करूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही तरल दिखाया है। वह तरल वांग लिन ने मुझसे क्यूई संघनन चरणों के लिए मंत्रों के बदले में व्यापार किया था। मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं तो मैं कभी भी आधार निर्माण चरण तक नहीं पहुंच पाऊंगा। झो पेंग ने अपना हुड उतारा, जिससे धूल से ढका उसका काला चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखों में एक दुष्ट रोशनी कौंधी और उसने कहा, अच्छा झांग कुआंग, अगर तुमने जो कहा वह सच है तो भविष्य में जब तक मैं आसपास हूं, श्वान दाओ संप्रदाय में कोई भी तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। झांग कुआंग के चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसने सोचा, मैं झांग कुआंग ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे दूसरे की छाया में चलने की जरूरत हो। एक बार जब मेरा श्वान दाओ संप्रदाय में पैर जम जाएगा तो मैं कुछ दर्जन वर्षों में आधार निर्माण चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। जब झांग कुआंग ने अपना सिर नीचे किया तो झो पेंग ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। झो पेंग ने तब पूछा, क्या तुमने इस तरल के बारे में किसी और को बताया है? अध्याय 68 अनाम। झांग कुआंग ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई, पूरे श्वान दाओ संप्रदाय में केवल हम दोनों को इसके बारे में पता है। मैंने किसी और को नहीं बताया। झो पेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने झांग कुआंग को गर्दन से पकड़ लिया और चिल्लाया, झांग कुआंग, तुम झूठ बोल रहे हो। झांग कुआंग पलटवार करने की हिम्मत नहीं कर सका। झो पेंग की आंखों में मारने का इरादा देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने दांत पीसे और कहा, वरिष्ठ भाई, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप आत्मा खोज तकनीक, सोल सर्च टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं वह 100% सच है। मैंने किसी और को नहीं बताया। झो पेंग की आंखें चमक उठीं। उसने गुस्से में कहा, मैं अभी के लिए तुम पर विश्वास करूंगा। जाओ वांग लिन के माता पिता को पकड़ो और उन्हें मार डालो। मैं उनकी आत्माओं को स्पिरिट फ्लैग्स में परिष्कृत रिफाइन करूंगा। हम उनका उपयोग वांग लिन को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। फिर उसके माता पिता की आत्माओं का उपयोग करके उस पर हमला करने पर, जब तक कि वह आधार निर्माण चरण तक नहीं पहुंच जाता, उसकी आत्मा टूट जाएगी। झांग कुआंग का शरीर कांप उठा। उसने पहले कभी इतनी क्रूर तकनीक के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वह थोड़ा हिचकिचाया। झो पेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने चिल्लाया, जाओ। झांग कुआंग ने अपने दांत पीसे और गांव की ओर दौड़ पड़ा। वांग लिन की आंखों में मारने का इरादा भर गया। यह पहली बार था जब वह किसी को मारना चाहता था। सीतू नान ने तुरंत चिल्लाया, सही कहा। मारो मारो मारो, उन सभी को मार डालो। तुम अभी बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर तुम काफी मजबूत होते तो तुम्हें श्वान दाओ संप्रदाय तक अपना रास्ता बनाते हुए उन सभी को मार डालना चाहिए था। उस समय मुझे ये चीजें करना पसंद था। यह पहली बार था जब वांग लिन ने सीतू नान के विचार का विरोध नहीं किया। उसने अपने शरीर को हिलाया और झांग कुआंग का पीछा किया। झांग कुआंग का कदम धीमा हो गया जब तक कि वह लगभग रुक नहीं गया,
लेकिन अंत में उसने एक गहरी सांस ली और अधिक दृढ़निश्चयी हो गया। फिर गांव की ओर तेज गति से बढ़ा। ठीक उसी क्षण उसका भाव अचानक बदल गया। उसने अपना सिर घुमाया और वांग लिन को हवा में एक भूत की तरह अपने पीछे आते देखा। झांग कुआंग कुछ कदम पीछे हटा और एक नकली मुस्कान दिखाई। वरिष्ठ भाई, तुम। वांग लिन शांत रहा। उसने एक ठंडी मुस्कान प्रदर्शित की। वरिष्ठ भाई, मैं। जब झांग कुआंग ने वांग लिन का भाव देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपनी होल्डिंग बैग पर हाथ रखते हुए कुछ कदम पीछे हटाए। झांग कुआंग, क्या तुम मेरा घर नहीं ढूंढ रहे हो? वह उधर है। वांग लिन ने अपने घर की ओर इशारा किया। झांग कुआंग का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा शर्म से भरा हुआ था और वह चिल्लाया, वरिष्ठ भाई, मैं गलत था। यह झो पेंग की गलती है। उसने मुझे आने के लिए मजबूर किया। मैं। उसी क्षण उसने जेड का एक टुकड़ा निकाला और गंभीर भाव के साथ उसे हवा में फेंक दिया। जेड का टुकड़ा अचानक एक उड़ने वाली तलवार में बदल गया और वांग लिन की ओर उड़ गया। झांग कुआंग ने जल्दी से मंत्रोच्चार शुरू कर दिया क्योंकि उसने काली लकड़ी के टुकड़े निकाले। काली लकड़ी के टुकड़े एक चाबुक में विलय हो गए। जैसे ही चाबुक दिखाई दिया, उसने एक खतरनाक आभा जारी की। झांग कुआंग ने चाबुक को वांग लिन पर फेंक दिया। उसने परिणाम देखने का इंतजार भी नहीं किया, वह बस भाग गया। वांग लिन ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपनी आकर्षण तकनीक को सक्रिय किया, जिसने उसके शरीर को घेर लिया और किनारे पर चला गया। उसने अपनी आकर्षण तकनीक के साथ दो अदृश्य हाथ भेजे। उनमें से एक ने तलवार को दबोच लिया और दूसरा झांग कुआंग की ओर चला गया। झांग कुआंग को अचानक अपनी गर्दन के चारों ओर दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसने अपने हाथ से बनाई गई तकनीक को छोड़ दिया और अपनी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। वांग लिन की आंखों में मारने का इरादा भर गया। एक चटकने की आवाज के साथ झांग कुआंग की गर्दन झुक गई क्योंकि उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उसके मुंह से खून निकला और वांग लिन द्वारा आकर्षण तकनीक जारी करने के बाद वह जमीन पर गिर गया। उसका शरीर थोड़ा फड़का और फिर आखिरकार हमेशा के लिए शिथिल हो गया। जिस क्षण झांग कुआंग की मृत्यु हुई, उड़ने वाली तलवार कांप उठी और जेड के एक टुकड़े में वापस बदल गई। वांग लिन ने हवा से जेड को पकड़ लिया। जहां तक उसके लंबे काले चाबुक का सवाल है, उसने भी अपना समर्थन खो दिया और काली लकड़ी के टुकड़ों में वापस बदल गया, जिसे वांग लिन ने भी दूर रख दिया। वांग लिन ने झांग कुआंग की होल्डिंग बैग लेने के बाद शरीर को जलाने के लिए फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर झो पेंग जहां था, उस ओर तेजी से बढ़ा। झो पेंग ने आधे दिन तक इंतजार किया। उसने झांग कुआंग को इतना धीमा होने के लिए गुप्त रूप से कोसा। वह देखने जाने ही वाला था कि क्या हो रहा है, जब उसका भाव अचानक बदल गया। उसने गांव से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उतार चढ़ाव महसूस किया। जैसे ही वह इसकी जांच करने जाने वाला था, उसने एक शक्तिशाली मारने का इरादा तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। झो पेंग चौंक गया। उसने चिल्लाया, झांग कुआंग को किसने मारा? उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई है, जिसका अर्थ है कि वह मर गया है। इससे पहले कि वह इसके बारे में आगे सोच पाता, वांग लिन उसके दृश्य में दिखाई दिया। झो पेंग का भाव बहुत बदल गया। एक शब्द भी कहे बिना वह मुड़ा और भाग गया। उसने अपने दिल में कोसा, झांग कुआंग, ओह झांग कुआंग, तुम मुझे मरवा डालोगे। वांग लिन अचानक वापस कैसे आ गया? वांग लिन की आंखें ठंडी रहीं।
वह झो पेंग को मारने के लिए दृढ़ निश्चयी था। उसने खुद को आकर्षण तकनीक में लपेटा और झो पेंग का पीछा किया। झो पेंग ने अपना सिर घुमाने की भी कोशिश नहीं की। उसने एक उड़ने वाली तलवार निकाली और हेंग युए चोटी की ओर तेजी से बढ़ा। तुम भाग नहीं पाओगे। वांग लिन की आवाज एक भूत की फुसफुसाहट की तरह झो पेंग के कान में प्रवेश कर गई, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। वह कांप उठा और डर में पाया कि वांग लिन करीब आ रहा है। उसने हताशा में चिल्लाया, वांग लिन, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। तुम क्या करने जा रहे हो? वांग लिन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और कहा, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो। झो पेंग, तुम आज मरोगे। झो पेंग अपने दिल में करहा। उसने अपने दांत पीसे और उड़ने वाली तलवार को उसकी सीमा तक मजबूर किया। उसने सोचा, जब तक मैं संप्रदाय तक पहुंच जाता हूं, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह मुझे मार नहीं पाएगा। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आकर्षण तकनीक को सक्रिय किया और झो पेंग की ओर झपटा। झो पेंग इस पूरे समय ड्रैगन कैप्चर हैंड के खिलाफ सतर्क था। जब ड्रैगन कैप्चर हैंड आया तो वह जमीन के करीब उड़ गया। उसने लगभग तकनीक को चकमा दे दिया। उसका शरीर सुरक्षित था, लेकिन उसकी तलवार टकराई, जिससे वह थोड़ी देर के लिए घूम गया, इससे पहले कि उसने खुद को स्थिर किया। झो पेंग का चेहरा अंधेरा हो गया। उसकी उड़ने वाली तलवार रुकी नहीं क्योंकि उसने अपना पलायन जारी रखा। वांग लिन घबराने लगा। उसकी आकर्षण तकनीक की केवल एक निश्चित सीमा थी और एक बार जब वह उस सीमा को पार कर लेता था तो तकनीक की शक्ति बहुत कम हो जाती थी। वह चिंतित होने लगा। हो सकता है कि वह झो पेंग के संप्रदाय में लौटने से पहले उसे पकड़ न पाए। वह जानता था कि उसे झो पेंग को भागने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल वह खुद खतरे में पड़ जाएगा बल्कि उसके माता पिता भी खतरे में पड़ जाएंगे। उसने तुरंत सीतू नान से कहा, वरिष्ठ सीतू, क्या मेरे पास उसे तुरंत पकड़ने का कोई तरीका है? सीतू नान ने शांत होकर कहा, है। लेकिन वांग लिन ने भौहें चढ़ाई और तुरंत कहा, अगर झो पेंग भाग जाता है तो मैं बस अपने माता पिता को ले जाऊंगा और दूर चला जाऊंगा। जहां तक खेती का सवाल है, मैं बस उसे छोड़ दूंगा और एक नश्वर के रूप में जीऊंगा। सीतू नान ने तुरंत कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं बस थोड़ा धीरे बात कर रहा हूं। अगर मैं पहले वाला होता तो मैं तुम्हें इतना अनादर करने वाला शिष्य होने के लिए एक थप्पड़ से मार डालता। क्या शिष्य, तुम बकवास कर रहे हो? जल्दी करो। वांग लिन और भी चिंतित हो गया। उसने अपना सम्मानजनक लहजा भी खो दिया। अध्याय 69 अनांग। सीतू नान ने कुछ शब्द बुदबुदाए। वह जानता था कि वांग लिन बहुत चिंतित है, इसलिए उसने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने कहा, मेरी आत्मा सार, सोल एसेंस का अभी भी थोड़ा हिस्सा बचा है। मैं तुम्हें एक बार टेलीपोर्ट करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन केवल एक बार, क्योंकि अगर मेरी आत्मा सार का बहुत अधिक उपयोग हो जाता है तो तुम्हारे आत्मा परिवर्तन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचने से पहले ही मैं गायब हो जाऊंगा। इतना कहकर सीतू नान ने और कुछ नहीं कहा। वांग लिन ने अचानक महसूस किया कि एक ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। यह ठंडी हवा अत्यधिक थी। यह उस समय से कई गुना अधिक मजबूत थी जब उसे सफेद रोशनी द्वारा टेलीपोर्ट किया गया था। ठंडी हवा उसके शरीर के माध्यम से चक्रित हुई। उसके शरीर का हर हिस्सा जिससे हवा गुजरती थी वह जमना शुरू हो गया। वांग लिन एक बर्फ की मूर्ति जैसा हो गया और उसने अपनी आकर्षण तकनीक पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। झो पेंग ने वांग लिन के बदलाव को नोटिस किया,
खासकर जब वांग लिन ने उसका पीछा करना बंद कर दिया, लेकिन उसने मुड़ने की हिम्मत भी नहीं की। वह और भी तेज गति से बढ़ने लगा। जब वांग लिन का शरीर एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया, तो सीतू नान चिल्लाया, अपने मन को शांत रखो, मैं टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। अचानक काले भंवर वांग लिन के शरीर के माध्यम से चक्रित हुए और पलक झपकते ही उसका शरीर गायब हो गया। झो पेंग की दिव्य चेतना पूरे समय वांग लिन पर लॉक थी। जब वांग लिन अचानक गायब हो गया, तो वह हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि अभी अभी क्या हुआ था, उसके सामने 5 मीटर की दूरी पर एक काला बिंदु दिखाई दिया। काले बिंदु छोटे काले बिंदुओं में विभाजित हो गए और उनमें से हर एक काला भंवर में बदल गया। उसी समय वांग लिन का शरीर अचानक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर जमी बर्फ तेजी से पिघल गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम भाग नहीं सकते। झो पेंग चौंक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीसे और हरी रोशनी का एक घूंट थूका। यह हरी रोशनी तब तक बढ़ी जब तक कि यह एक विशाल अजगर नहीं बन गई। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और कुछ खून थूका। वह खून एक घंटी में बदल गया। उसने घंटी बजाई और अजगर और भी बड़ा हो गया। फिर उसने अपनी पूंछ को वांग लिन पर स्वैप किया। सीतू नान ने आलसी आवाज में कहा, बच्चे, तुम्हारे शरीर में अभी भी मेरी शक्ति का थोड़ा हिस्सा है। इसे इस्तेमाल न करना बर्बादी होगी। मैं तुम्हारा शरीर उधार लेने जा रहा हूं और तुम्हें अपनी प्रसिद्ध तकनीकों में से एक दिखाऊंगा। इतना कहकर वांग लिन के शरीर से नीली रोशनी दिखाई दी, जो उसके सामने नीली रोशनी के एक गोले का निर्माण कर रही थी। जिस क्षण गोला दिखाई दिया, आसमान अंधेरा हो गया और एक विनाशकारी शक्ति दिखाई दी। एक धमाके के साथ गोला टूट गया और विनाशकारी शक्ति की लहरें भेजी। जब लहर अजगर की पूंछ से टकराई, तो बर्फ उसके सिर तक सफर कर गई। अजगर ठोस जम गया, जमीन पर गिर गया। झो पेंग ने अजगर के साथ अपने संबंध के कारण खून का एक घूंट खांस दिया, लेकिन जैसे ही उसने खून खांसा, खून लाल बूंदों में जम गया। फिर झो पेंग का शरीर भी धीरे धीरे जम गया, जब तक कि वह एक बर्फ की मूर्ति नहीं बन गया। सीतू नान ने गर्व से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि और लोग नहीं हैं। मेरी यह तकनीक तब सबसे अच्छा काम करती है जब बहुत सारे लोग होते हैं। हे बच्चे, यह अंडरवर्ल्ड एसेंशन मेथड की शक्ति है। क्या तुम देख सकते हो कि इस तकनीक की ठंडी ऊर्जा कितनी मजबूत है? वांग लिन का शरीर हिला। उसने झो पेंग के जमे हुए शरीर को पकड़ लिया। बिना रुके वह हेंग युए पर्वत से दूर भागा। एक एकांत जगह ढूंढने के बाद उसने झो पेंग के जमे हुए शरीर को एक तरफ रखा और सीतू नान से पूछा, क्या झो पेंग पहले ही मर चुका है? सीतू नान ने धीरे से कहा, यह छोटा बच्चा अभी मरा नहीं है, लेकिन वह करीब है। अगर तुम चाहते हो कि वह तेज मरे, तो तुम बस बर्फ तोड़ सकते हो, फिर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, इससे पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे एक कठपुतली तकनीक सिखाओगे। मुझे अब वह तकनीक सिखाओ। सीतू नान हंस पड़ा। वह बहुत खुश था कि चीजें कैसे बदल रही थीं। उसने वांग लिन को यह नहीं बताया था कि कठपुतली तकनीक कैसी थी या वह कहां से थी। वास्तव में यह कठपुतली तकनीक एक राक्षसी तकनीक, डीमोनिक टेक्निक थी। उसने सोचा कि वांग लिन में मारने के इरादे की कमी है। मारने के इरादे की उसकी कमी के साथ, भले ही वांग लिन के पास 10 जीवन हो, यह खेती की दुनिया में जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सीतू नान वांग लिन के स्वभाव को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार कुछ सफलता प्राप्त कर रहा है। सीतू नान बहुत खुश था।
उसने खुशी से कहा, इस कठपुतली तकनीक को तुम्हारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक बार जब तुम एक एकांत गुफा ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। वांग लिन ने झोउ पेंग को पकड़ा। उसने चारों ओर खोजा जब तक कि उसे एक गुफा नहीं मिल गई और वह अंदर चला गया। सीतू नान ने धीरे से कहा, मैं अब बर्फ छोड़ दूंगा। झोउ पेंग मृत्यु के करीब की स्थिति में है। तुम्हें उसका शरीर खोलना होगा, उसके आंतरिक अंग बाहर निकालने होंगे और उन्हें परिष्कृत करना शुरू करना होगा। वांग लिन हक्का बक्का रह गया। वह थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर कहा, उसके आंतरिक अंग बाहर निकालने और उन्हें परिष्कृत करने। यह सीतू नान गुप्त रूप से हंसा और कहा, कठपुतलियां बनाने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने गुप्त रूप से सोचा, बच्चे, तुमने कभी खून नहीं देखा है तो तुम कभी खूंखार कैसे होगे। यह कठपुतली तकनीक वास्तव में इतनी जटिल नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी आंखें थोड़ी खोलने का एक अच्छा अवसर है। बच्चे, तुम निश्चित रूप से मेरे राक्षस संप्रदाय के सदस्य बनोगे। तुम इससे भाग नहीं सकते। यह सोचते हुए सीतू नान ने जल्दी से चिल्लाया, मैं बर्फ हटाने जा रहा हूं। तुम्हारे पास आधा घंटा है, इसलिए कोई भी समय बर्बाद मत करना। सोचो कि वह तुम्हारे माता पिता के साथ क्या करने की योजना बना रहा था। इतना कहकर झोउ पेंग के चारों ओर की बर्फ तेजी से पिघल गई और नीली रोशनी में बदल गई। नीली रोशनी स्वर्ग विरोधी मनके में लौट आई। वांग लिन थोड़ी देर हिचकिचाया। उसने सोचा कि अगर वह अब इस समस्या को हल नहीं करता है तो भविष्य में निश्चित रूप से और समस्याएं होंगी। उसने अपने दांत पीसे और झोउ पेंग के शरीर पर काटने के लिए अपना हाथ लहराया। अजीब बात यह थी कि कोई खून नहीं टपक रहा था। अपनी मतली की भावना को दबाते हुए वांग लिन ने सीतू नान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया। वह अपने हाथों से विभिन्न मुद्राएं बना रहा था क्योंकि उसकी दिव्य चेतना कार्य पर केंद्रित थी। यह आधा घंटा एक पूरे साल जैसा महसूस हुआ। जब सीतू नान ने गर्व से कहा कि यह खत्म हो गया है तो वांग लिन खुद को गुफा से बाहर भागने और उल्टी करने से रोक नहीं सका। सीतू नान हंस पड़ा। अच्छा, यह पहला कदम खत्म हो गया है। अब यह दूसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तुम्हें उसके शरीर को अपनी दिव्य चेतना से घेरना होगा और इसे 3 दिन और 3 रात तक परिष्कृत करना होगा। एक बार जब तुम ऐसा कर लेते हो तो कठपुतली को पूरा माना जा सकता है। तुम्हें उन 3 दिनों के दौरान कुछ तकनीकें करनी होंगी। मैं उन्हें एक एक करके समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। वांग लिन का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने कड़वाहट से सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और गुफा में लौट आया। अध्याय 70 घर वापसी, रिटर्निंग होम। 3 दिन बाद वांग लिन पसीने से तरबतर होकर गुफा से बाहर निकला। झोउ पेंग उसकी धुंधली आंखों के साथ उसके पीछे चल रहा था। झोउ पेंग, तुम श्वान दाओ संप्रदाय लौट जाओ। मेरे निर्देशों का पालन करो और उन सभी लोगों को मार डालो जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही बाद में मेरे माता पिता की रक्षा करो। वांग लिन की आवाज बहुत ठंडी थी और रक्तपात से भरी हुई थी। झोउ पेंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और श्वान दाओ संप्रदाय की ओर बढ़ गया। वांग लिन ने झोउ पेंग को देखा। बहुत देर बाद वांग लिन ने पूछा, वरिष्ठ सीतू, इस कठपुतली तकनीक को वास्तव में पहले कदम की आवश्यकता नहीं थी, है ना? सीतू नान हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से कहा, कौन कहता है? पहला कदम जरूरी था। पहले कदम के बिना तुम दूसरा कदम नहीं कर सकते थे। वांग लिन ने व्यक्तिगत रूप से एक कठपुतली बनाने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसके बजाय पूछा, क्या पुनांजी झो पेंग को पहचान पाएगा? सीतूनान थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, सच कहूँ तो जब तुम कठपुतली बना रहे थे तो मैंने अपना कुछ सार उसके अंदर डाल दिया था। इसलिए अगर कोई शिशु आत्मा कृषक बहुत ध्यान से नहीं देखता है तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलना चाहिए। साथ ही वह पुनांजी ज्यादातर समय बंद दरवाजे की ट्रेनिंग में होना चाहिए, इसलिए उसके पता लगाने की संभावना कम है। वांग लिन ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपने शरीर को हिलाया और गांव की ओर एक इंद्रधनुष की तरह निकल पड़ा। वह बिल्कुल भी नहीं रुका और अपने घर की ओर उड़ गया। इससे पहले कि वह फाटक में प्रवेश करता, उसने अंदर से एक परिचित आवाज सुनी। छोटे बदमाश, कोई भी तुम्हारी तरह बुरा बढ़ी कैसे हो सकता है? बस इसे देखो। यह मेरे बेटे के करने जितना आधा भी अच्छा नहीं है। मास्टर ताइजू अब एक अमर है। मैं कभी भी उसकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसके जितना आधा भी महान हो जाऊं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जब वांग लिन ने यह सुना तो वह हैरान था। उसने तुरंत अपनी दिव्य चेतना बाहर भेजी। फिर उसने एक मुस्कान छोड़ी। उसे यह व्यक्ति याद था। यह उसके बचपन का एक साथी था जो अक्सर वांग लिन के पिताजी को बढ़ईगिरी सिखाने के लिए परेशान करता था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और यार्ड में बूढ़े व्यक्ति से कहा, पिताजी, ताइजू वापस आ गया है। बूढ़ा व्यक्ति कांप उठा। उसने तुरंत अपने हाथ में औजार गिरा दिया, अपना सिर घुमाया और 20 या उससे अधिक साल के एक युवक को देखा जो बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता था। ताइजू? वांग लिन के पिताजी ने आंसू बहते हुए अपनी आंखें जोर से रगड़ी। वांग लिन ने आगे बढ़कर अपने पिताजी को गले लगाया। उसने अपने पिताजी के चेहरे पर आंसू पोंछे जैसे ही उसने उस परिचित चेहरे को ध्यान से देखा। वह कुछ कदम पीछे हटा, जमीन पर घुटने टेके और कहा, पिताजी, ताइजू अच्छा बेटा नहीं रहा। पिछले 5 सालों में बिल्कुल भी मिलने नहीं आया। यह वास्तव में ताइजू है। पत्नी, बाहर आओ। हमारा बेटा वापस आ गया है। ताइजू के पिताजी ने वांग लिन को खींचकर खड़ा किया। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वांग लिन को सिर से पांव तक देखा। ताइजू के पिताजी ने उत्साह से कहा, ताइजू, तुम लंबे हो गए हो। तुमने लगभग अपने पिताजी को पकड़ लिया है। तुम मजबूत भी हो गए हो। अच्छा, वह मेरा बेटा है। उसी क्षण एक वृद्ध महिला घर से बाहर निकली। उसने वांग लिन को घूरा जैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग लिन ऊपर गया और एक उत्सुक अभिव्यक्ति के साथ वृद्ध महिला के सामने घुटने टेके। उसने कहा, माँ, ताइजू तुमसे मिलने वापस आया है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम पिछले 5 सालों में हमसे मिलने बिल्कुल नहीं आए हो। क्या हम अभी भी तुम्हारे दिल में मौजूद हैं? इन 5 सालों में तुम्हारे पिताजी और मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचते रहे हैं। जैसे ही वह बोलती रही, उसने ताइजू को गले लगा लिया और रोने लगी। ताइजू के पिताजी ने ताइजू की मां को देखा, फिर कहा, हमारा बच्चा एक अमर है, इसलिए उसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बस देखो तुम कैसे व्यवहार कर रही हो। यह कस्बे का मजाक बन जाएगा। छोटे छक्के, लिटिल सिक्स, तुम घर जा सकते हो। कुछ दिनों के लिए वापस आने की परेशान मत करना। जब ताइजू जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। छोटे छक्के ने मुस्कुराया। उसने जल्दी से जवाब दिया और वांग लिन को प्रशंसा की नजर देकर चला गया। उस रात वांग लिन की मां ने बहुत सारे अच्छे भोजन बनाए। सभी व्यंजन वांग लिन के पसंदीदा थे। उन्होंने खाया और इन पिछले 5 सालों में हुए बदलावों के बारे में बात की।
वांग लिन को इन पिछले कुछ सालों में खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मां के खाना पकाने की महक उसके लिए विरोध करने के लिए बहुत स्वादिष्ट थी। बातचीत के दौरान वांग लिन के माता पिता ने हेंग यूए संप्रदाय के ऊपर दिखाई देने वाले विशाल पहाड़ के बारे में पूछा। वांग लिन थोड़ा हिचकिचाया और झूठ बोला कि हेंग यूए संप्रदाय स्थानांतरित हो गया है, इसलिए वह अक्सर वापस नहीं आ पाएगा। उसके माता पिता ने इस मामले के बारे में कोई गहरी खुदाई नहीं की। उन्होंने बस उसे अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए कहा। इन पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रिश्तेदार अक्सर मिलने आते थे और चौथे चाचा की मदद से वांग लिन के पिताजी परिवार की विरासत का अपना हिस्सा वापस पाने में सक्षम थे। उसके पिताजी अब खुद ज्यादा नक्काशी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ शिक्षुओं को स्वीकार किया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। छोटे छक्के शिक्षुओं में सबसे होशियार था। वह पहले ही 50 या 60% कौशल सीखने में कामयाब रहा था। जब वांग लिन ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और कहा, पिताजी, मैंने छोटे छक्के द्वारा बनाई गई लकड़ी की नक्काशी देखी। वे काफी अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे जितना आप कह रहे थे। वांग लिन के पिताजी ने गुस्से से गरजा और कहा, वे अभी भी बहुत खराब हैं। जब मैंने तुम्हें नक्काशी करना सिखाया था तब तुम केवल 8 साल के थे और तुम उससे पहले से ही बेहतर कर रहे थे। ताई जू की मां ने अपने बेटे को प्यार से भरी आंखों से देखा और कहा, हाँ, हमारा ताई जू हमेशा उनसे होशियार रहा है। मुझे कहना पड़ेगा, ताई जू, तुम अब जवान नहीं हो। इन पिछले 5 सालों में कई परिवार शादी के बारे में पूछने आए हैं। मां ने सुना है कि अमर भी परिवार रख सकते हैं। चूंकि तुम वापस आ गए हो, थोड़ी देर रुको और मां के साथ उन्हें देखने जाओ। अगर कोई अच्छी है तो हम मामले पर फैसला कर सकते हैं। वांग लिन हक्का बक्का रह गया और अजीब तरह से मुस्कुराया। मां, मेरी उम्र कितनी लगती है? कृपया इस बारे में चिंता न करें। ताई जू की मां तुरंत नाखुश हो गई और वांग लिन को घूरकर देखा। छोटे बदमाश, गांव में तुम्हारी उम्र के सभी लोगों के पहले से ही बच्चे घूम रहे हैं। वांग लिन ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, मां, परिवार बनाना एक बड़ी बात है। कुछ साल इंतजार करो और मैं एक को वापस लाऊंगा। यह कैसा है? ताई जू के पिताजी ने देखा कि उनकी पत्नी और कुछ कहने वाली थीं। उन्होंने खांसा और कहा, पत्नी, तुम इन व्यर्थ बातों की चिंता क्यों कर रही हो? हमारा बेटा एक अमर है। क्या तुम अमर को समझती हो? वे एक नश्वर से शादी कैसे कर सकते हैं? ताई जू कह रहा है कि वह एक अमर पत्नी को वापस लाएगा। क्या तुम समझती हो? ताई जू की मां रुकी और बुदबुदाई, अमर में क्या अच्छा है? अमर घर छोड़ सकते हैं और 5 साल तक वापस नहीं आते हैं। अगर मेरे पास एक अमर बहू होगी तो मेरा बेटा शायद उसे 10 साल बाद भी वापस नहीं लाएगा। वांग लिन अजीब तरह से मुस्कुराया। ठीक जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी मां ने उसे घूरकर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी की सुनूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी नजर ऊंची चीज पर टिकी है और गांव की लड़कियां तुम्हारी आंखों को नहीं पकड़ेंगी। मां इंतजार करेगी और देखेगी कि तुम किस तरह की लड़की को वापस लाते हो। जब वांग लिन ने देखा कि उसकी मां गुस्से में है तो उसने तुरंत कहा, मां, चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक अच्छी बहू लाएगा। रात के खाने के बाद वांग लिन के माता पिता ने उससे अनथीन सवाल पूछे जब तक कि रात देर तक नहीं हो गई, इससे पहले कि वे आखिरकार सोने चले गए।